मैं बिल्कुल नहीं समझी। हालात से आपका क्या मतलब है? यहाँ रहना चाहता हूँ, यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन बताइए क्या क्या कर रहा हूँ? क्या ये कह दूँ कि किरतपुर मुझे पसंद आ गया है, मैं आगरे नहीं जाना चाहता? कह दीजिए, फिर मेरी जगह न किरतपुर में होगी न आगरे में। आप आगरा क्यों ना आए? मैं तो आऊँगी, मुझसे शहनशाह ने वादा ले लिया है, मैं बराबर आया करूँगी। बस तो मुझे जाने दीजिए, मैं उस मुबारक दिन का इंतज़ार करूँगा जब आप आगरा आएंगी। लेकिन उस मुबारक दिन के इंतज़ार में यहाँ से इस कदर जल्द रुखसत होने की क्या ज़रूरत है? अभी तो आपका ज़ख्म भी मुंदमिल नहीं हुआ। ज़ख्म हाथ का? जी, क्या कहीं और भी ज़ख्म आया है? आया तो है। कहाँ? बताइए, दिखाइए। नहीं राजकुमारी, इसे बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। इसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ और देख रहा हूँ। तशबीह और इस्तारे की ये बातें जो बहुत एहतियात के साथ शहजादा अजीम ने की थी, शोभा की समझ में अच्छी तरह आ गई। उसका दिल खुशी से बेखुद हो रहा था। आज पहली मर्तबा उसने महसूस कर लिया कि जो कांटा उसके दिल में चुभा था, वही कांटा अजीम के दिल में भी तीर की तरह पैवस्त था। और ये सोचते सोचते फिर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। फिर उसे वो ऊंची दीवार याद आ गई जो दोनों के दरमियान हायल थी। वो सोचने लगी, क्या अंजाम होगा इस चाहत का? क्या ये बेल मुझे चढ़ सकेगी? दिल ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि दो बांदियों के सर पर दो बड़े बड़े ख्वान रखे गुलंदाम वारद हुई। लीजिए, खासा हाजिर है। अजीम ने ख्वानों पर एक नजर डाली और पूछा, पहले ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे बदमजा और बेसवाद हाथ की कोई चीज इसमें शामिल नहीं है। वो जलकर और रूठ कर बोली, जी नहीं, ये सब राजकुमारी की हुनरमंदियों का नमूना है। अजीम ने एक शहजादे के लबो लहजे में कहा, सबूत? जो कुछ तुम कह रही हो सच है? वो तेवरी चढ़ाकर बोली, सबूत की क्या जरूरत है? खाने का स्वाद खुद बताएगा। झूठ बोल रही हूँ या सच? मेरी बात का तो एतबार आपको आने से रहा। अजीम ने उसी अंदाज में कहा, तुम्हारी दलील मजबूत तर है, हम इसे तस्लीम किए लेते हैं। हम तुम्हें माफ करते हैं। खान रख दो और जाओ, तुम्हें आसिफ खान के दरबार में तलब किया गया है। वो हंसने लगी, आप तो अपने दरबार में मौजूद हैं। मुबारक। शोभा कट गई। अजीम भी सटपटा गया, मगर गुलंदाम बुए गुल की तरह जा चुकी थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। शोभा और गुलंदाम में बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक खत्म होने में नहीं आया था। आखिर गुलंदाम की आंखें नींद से बोझल होने लगी। उसने आंखें मलते हुए कहा, सरकार बड़े जोर की नींद आ रही है, अब जाती हूँ। शोभा ने उसे रोक लिया, क्या करोगी, अभी से जाकर बैठो। वो बेबसी के साथ बोली, लेकिन नींद जो आ रही है सरकार, आंखें खुद ब खुद बंद हुए जा रही हैं। अच्छा तो फिर जाओ। किरतपुर में अजीम का जी लग गया था। शोभा से किसी न किसी बहाने मुलाकात हो ही जाती थी, कुछ बातें भी हो जाती थी। दिल की बात जबान तक लाने में किसी को यारा नहीं था, फिर भी पर्दे पर्दे में दोनों के मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकल ही जाती थी जो दिल जज्बात और तासुरात की गम्माजी कर जाती थी। इनपुर में अजीम को रहते हुए 3 महीने से ज्यादा की मुद्दत गुजर चुकी थी। अब भी हालत ये थी कि शोभा के जरा से इसरार पर किरत सिंह की मुशफ़िकाना जिद से वो क़याम में तौसी पर खुशी खुशी राजी हो जाता। लेकिन इसी इसना में एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसने अजीम को फौरन रख्ते सफ़र बांधने पर मजबूर कर दिया। आगरा से शाही कासिद डाक की सवारी पर किरतपुर वारिद हुआ और उसने इत्तला दी कि शहजादी ज़ैबुन्निसा का मिजाज नासाज है, उसे फौरन आगरा पहुंचना चाहिए। ये ऐसा प्याम था जिसे वो किसी तरह रद्द नहीं कर सकता था। एक तो इसलिए कि शाही परवाना पहुंचा था और उसकी तामील लाजमी थी, दूसरे इसलिए कि उसे खुद भी अपनी बहन से गैर मामूली मोहब्बत थी। ये प्याम पाते ही वो सीधा राजा किरत सिंह के पास पहुंचा। वो उसे देखकर खड़ा हो गया और मोहब्बत और शफकत के साथ अपने सिंहासन पर बिठाते हुए कहा, खैरियत तो है, या आज इस तरह नावक्त आ गए तुम? अजीम ने कोई जवाब नहीं दिया। शाही नामा उसके सामने रख दिया। शाही नामा देखकर किरत सिंह खड़ा हो गया, उसे सर पर रखा, फिर उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ता जाता था और चेहरे का रंग बदलता जाता था। जब पढ़ चुका तो कहने लगा, हाँ बेटे तुम जा सकते हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। अजीम ने कहा, मैं कल सुबह नमाज फजर के बाद रवाना होना चाहता हूँ। किरत सिंह कुछ सोचने लगा, फिर गोया हुआ, इतनी जल्दी मेरे लिए तैयार होना मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलूंगा। अजीम ने उसे हैरत से देखा और सवाल किया, आप चलेंगे? कहाँ? वो बोला, जहाँ तुम जा रहे हो। शहजादी की अलालत की खबर आए और मैं तुम्हें चुपचपाते रवाना कर दूं, खुद यहीं बैठा रहूं, क्या ये मुमकिन है? नहीं बेटे, ये नामुमकिन है, कतान नामुमकिन है। किरत सिंह तुम्हारे साथ चलेगा,
सुबह को वो तुम्हें बिल्कुल तैयार मिलेगा। अजीम ने इस इरादे से उसे बाज रखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आप ये जहमत क्यों उठा रहे हैं? ये मेरा फर्ज है मेरे बच्चे। फिर चले आइएगा इत्मीनान से, मुझे कल सुबह चला जाने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ अंदर राजभवन में चलो, ये मामला तुम्हारी माता जी के सामने रखते हैं, देखें वो क्या कहती है। जो उनका फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। अजीम को यकीन था रानी पद्मावती किरत सिंह को अभी जाने की इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि इतने बड़े हादसे से वो बाल बाल बचा था और सारी रियासत में जश्न और तकरीबात तहनीयत का सिलसिला जारी था। उसने कहा, बिल्कुल ठीक राय है आपकी, चलिए। दोनों राजभवन में पहुंचे। रानी पद्मावती के पास गुलंदाम और शोभा भी बैठी हुई थी। शहजादे और राजा को देखकर दोनों खड़ी हो गईं। फिर शोभा ने अपने कमरे का रुख किया, लेकिन किरत सिंह ने उसे रोक लिया। बेटी शोभा, तू कहाँ जा रही है? वो जाते जाते बोली, कहीं नहीं पिताजी। पिताजी ने कहा, यहाँ तो एक मामला दरपेश है। वो आई और आकर माँ के पास बैठ गई। रानी पद्मावती ने गुफ्तगू का आगाज किया। कौन सी ऐसी बात है कि लड़की को भी मशवरे के लिए बुलाया जा रहा है? किरत सिंह ने कहा, रानी बड़ी अहम बात है, मैं तुम दोनों से मशवरा लेना चाहता हूँ। जो तुम्हारा फैसला होगा उसे हम दोनों मान लेंगे। रानी ने मुस्कुराते हुए अजीम की तरफ देखा और पूछा, तो क्या कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है तुम दोनों में किसी बात पर? किरत सिंह ने जवाब दिया, हाँ, बहुत अहम मामला है और बहुत अहम इख्तलाफ है। अब इस गुत्थी को तुम ही सुलझा सकती हो। पद्मावती ने उलझते हुए कहा, लेकिन मालूम भी तो हो बात क्या है। किरत सिंह ने बताया, आगरा से शाही कासिद आया है और वो ये खबर लाया है कि शहजादी ज़ेबुन्निसा का मिजाज नासाज है। शहजादे को फौरन आगरा पहुंचना चाहिए। पद्मावती ने इज़्तराब और तशवीश के साथ पूछा, नसीबे दुश्मना, क्या तबीयत खराब है? अजीम ने जवाब देते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ अलालत का और मेरी तलबी का फरमान है। रानी पद्मावती ने ताली बजाई। फौरन दो बानियां हाजिर हुई। एक का नाम लाजवंती था, दूसरा का जोही। पद्मावती ने जोही से कहा, जा राजगुरु से कह के आगरा से शहजादी की बीमारी की इत्तला है, फौरन हमन का इंतजाम करें और उसकी सेहत और सलामती के लिए पाठ शुरू कर दें। जोही चली गई। फिर पद्मावती ने लाजवंती से कहा, खजाने से 500 अशरफियां लेकर अभी गरीबों और मोहताजों में तकसीम करा दे और उनसे दुआ करा कि शहजादी जल्द अज जल्द तंदुरुस्त हो जाए। पद्मावती ने दुख और अफसोस से भरे हुए लहजे में कहा, मैंने शहजादी को देखा नहीं है, लेकिन शोभा से उसकी तारीफ सुन चुकी हूँ। वो गरीबों की मदद करती है, मोहताजों के काम आती है, नादारों को जरदार बना देती है, नमाज रोजे की सख्ती से पाबंद है, बाप की और भाइयों की खिदमत करती है, गुलामों, बांदियों और खादिमों के साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा है और शोभा के साथ उसका सुलूक बिल्कुल वही था जो बहन का बहन के साथ होना चाहिए। क्या कहूँ, ये खबर सुनकर मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। अगर मैं खुद बीमार और कमज़ोर ना होती तो खुद उड़कर वहाँ पहुँचती, उसकी तीमारदारी करती और जब तक वो अच्छी ना हो जाती वहीं रहती। लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। गठिए की वजह से बिल्कुल पाँव रह गए हैं, 2 कदम चलना भी मुश्किल है। ये कहते कहते पद्मावती की आवाज़ भर्रा गई और आंखें आबगू हो गई। अजीम पद्मावती के इस खुलूस और मोहब्बत से अजीम बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, आपके जाने का तो इस हालत में सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके ये जज्बात मोहब्बत उन तक पहुंचा दूंगा, इससे उन्हें बहुत तस्कीन होगी। इस खबर से पद्मावती ने इतना असर लिया और फौरन राजगुरु, खैरात सदका और अपनी मजबूरियों के बयान में इतना मुनहमिक हो गईं कि किरत सिंह को अपना और शहजादा अजीम का इख्तलाफ पेश करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब ये सारे मरहले ख़त्म हो लिए तो उसने कहा, अब इजाज़त है वो बात कहूँ जिसके लिए मैं आया था। पद्मावती को कुछ याद आ गया। उसने कहा, अरे हाँ, ये खबर सुनकर इतनी बदहवास हो गई कि होश नहीं रहा। किरत सिंह ने पूछा, अब तो होश में हो? वो बोली, हाँ हूँ, क्यों नहीं। शहजादा अजीम सुबह आगरा जा रहे हैं। वो बोली, हाँ ज़रूर जाना चाहिए, भगवान इसकी बहन को और इसे सलामत रखे। ये आना जाना जिंदगी के साथ है, फिर आएगा कुछ दिनों बाद। क्यों बेटे, आओगे ना? अजीम ने आमादगी और मुस्तादी के साथ जवाब दिया, हाँ ज़रूर आऊँगा। आपसे तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है कि नहीं कह सकता। शायद शोभा को भी इतनी मोहब्बत ना हो। पद्मावती को यकीन आ गया। उन्होंने मोहब्बत भरी नज़रों से अजीम को देखा और गोया हुई, दिल से दिल को राह होती है बेटे। जब मैं तुझे इतना चाहती हूँ जितना शोभा को, तो फिर क्यों ना मुझे इसकी तरह चाहेगा। रानी पद्मावती की ये आदत थी कि अपने आगे किसी दूसरे की वो मुश्किल से सुनती थी। चुनाचे इतनी देर हो गई वो सिर्फ अपनी ही कहती रही। किरत सिंह ने बार बार अपना मुकदमा उनके हुजूर में फैसले और तस्फिये के लिए पेश करना चाहा, मगर मौका ही ना मिला। आखिर जलकर उसने कहा,
तो फिर मैं जाता हूँ, तुम इत्मीनान से जितनी देर चाहो अजीम से बातें करना, जब फारिग हो जाना तो मुझे बुला लेना। इतनी देर में पद्मावती बिल्कुल भूल चुकी थी कि किरत सिंह क्यों आया था और क्या कहना चाहता था। चुनाचे उसने बगैर किसी तामुल के इजाजत दे दी। अजीम अगरचे बहन की अलालत से बहुत अशुफ्ता खातिर था, लेकिन बेसाख्ता उसके होंठों पर तबस्सुम खेलने लगा। उसने कहा, माताजी, लेकिन हमारे झगड़े का आपने फैसला तो किया ही नहीं। अब पद्मावती को याद आया ये दोनों क्यों आए थे। कहने लगी, क्या करूं बेटे, इस बीमारी ने मेरे होशो हवास छीन लिए हैं, बहुत जल्द भूल जाती हूँ, कुछ याद नहीं रहता। अजीम ने फिर उन्हें मौजू पर लाने की कोशिश करते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने आपको याद दिला दिया। पद्मावती ने किरत सिंह से पूछा, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? किरत सिंह ने तंजिया लहजे में कहा, शुक्र है याद तो आया, तवज्जो करने को फुर्सत तो हुई। इतने में रानी की नज़र जूही और लाजवंती पर पड़ी। उन्होंने अजीम और किरत सिंह से बेपरवाह होकर लाजवंती से कहा। वो बोली, मैंने अपना काम कर दिया रानी साहिबा। फिर जूही से मुखातिब हुई, और तू? वो बोली, मैं भी अपना काम कराई। रानी ने पूछा, यानी राजगुरु ने हवन और पाठ का बंदोबस्त शुरू कर दिया और अशरफियाँ गरीबों को तकसीम हो गई? लाजवंती और जूही ने बैक आवाज यकीन दिलाया, जी दोनों काम हो गए। अब फिर वो किरत सिंह की तरफ मुतवज्जे हुई, तो क्या बात है, आखिर कहते क्यों नहीं? किरत सिंह ने कहा, शहजादा सुबह जा रहा है। ठीक है, जाना ही चाहिए। किरत सिंह ने जरा कड़क कर कहा, तो क्या उसे अकेला जाने दूं? वो बोली, अकेला जाने दोगे उसे? फिर क्या मैं भी जाऊं इसके साथ? ये कुछ पूछने की बात है, जरूर जाना चाहिए। शहजादी की अलालत की खबर आए और तुम यहीं बैठे रहो, ये कैसा अंधेर है? आखिर ये बात तुमने सोची कैसे? वो जल कर बोला, मैं तो साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन ये तुम्हारे साहिबजादे रोक रहे हैं। इनका ख्याल है कि मैं बीमार हूँ, कमजोर हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। पद्मावती ने फैसला कुल लहजे में कहा, वो बच्चा है, वो क्या जाने, ताज्जुब है तुमने इसकी बात मान ली। नहीं, तुम्हें जरूर इसके साथ जाना चाहिए, तुम जरूर जाओगे। किरत सिंह ने फातिहाना नजरों से अजीम की तरफ देखा और कहा, बेटे अब क्या कहते हो? वो मुस्कुराता हुआ खामोश हो गया। अब मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, आप भी तशरीफ ले चलिए। दफतन शोभा ने पद्मावती से कहा, माताजी मैं भी जाऊंगी। माताजी ने परेशान नजरों से बेटी को देखा और पूछा, तू भी जाएगी? वो बोली, हाँ जरूर जाऊंगी। आप नहीं जानती वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। खूब जानती हूँ बेटी, बस तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, अगर आपने या पिताजी ने मुझे जाने से रोका तो रोते रोते जलथल कर दूंगी। क्या मजाल है जो एक लुकमा तक मेरे मुंह में चला जाए, इसी तरह अपनी जान दे दूंगी। तो तुझे रोक कौन रहा है, तू भी चली जा। हाँ वाकई तुझे भी जाना चाहिए, लेकिन एक वादा कर। क्या वादा करूं माताजी? शहजादी की तीमारदारी तू ही करेगी, इसीलिए तो जा रही हूँ माताजी, वरना क्या जरूरत थी मुझे इतना इसरार करके जाने की। मेरी तरफ से इजाजत है। वैसे अपने पिताजी से पूछ ले, कुछ को इनकार थोड़ी कर देंगे। शोभा ने राजा किरत सिंह से पूछा, पिताजी मैं भी चलूं? किरत सिंह की ये राय नहीं थी कि शोभा इस रवादारी के सफर में साथ हो, उसकी वजह से काफिला ज्यादा तेजी से सफर नहीं कर सकेगा, फिर उसे पूरी तरह आराम भी नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन पद्मावती ने इजाजत देकर उसकी पोजीशन नाजुक बना दी थी। अब इजाजत न देना उसके बस से बाहर था। उसने कहा, बेटी अगर तेरा जी चाहता है तो जरूर चल। शोभा खुश हो गई। उसने उठते हुए गुलंदाम से कहा, सिर्फ यही रात है, सुबह सुबह हमें रवाना होना चाहिए, चलो सामान्य सफर तैयार कर लें। गुलंदाम शोभा के साथ रवाना हो गई। अजीम और किरत सिंह भी थोड़ी देर और रानी पद्मावती के साथ बैठकर बाहर चले आए और दोनों ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। राणा नीतू सिंह अब आगरा में एक खैमे के अंदर कैद था। अजला भी उसके साथ अयाम असीरी पूरा कर रहा था। आयशा और राधा कसरे सुल्तानी में पहुंचा दी गई थी और वहां शहजादी की कोशिक में रह रही थी। उन दोनों को किसी तरह की तकलीफ नहीं थी। आराम व आसाइश के तमाम सामान फराहम थे। शहजादी के लुत्फ़ो इनायत और महरो करम ने उनका हरास और खौफ बिल्कुल दूर कर दिया था। यहाँ रहने के बाद ये एहसास ही नहीं होता था कि कैदी की हैसियत से जिंदगी बसर हो रही है, और यही कैफियत नीतू सिंह और अजला सिंह की थी। इन दोनों को वो तमाम सहूलतें हासिल थीं जो एक दौलतमंद शख्स को अपने दौलत कदे पर हासिल हो सकती हैं। शाही कैंप में कैदी की हैसियत से जिंदगी बसर करते हुए उन लोगों को 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब तक बादशाह सलामत के सामने पेशी नहीं हुई थी। कब होगी इसका हाल भी मालूम नहीं था। नीतू सिंह ने एक रोज अजला सिंह से कहा, कुछ समझ नहीं आता हमारी पेशी बादशाह के सामने कब होगी। अजला सिंह ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं मालूम।
लेकिन जिस कदर देर में हो उतना ही अच्छा है। ये क्यों अजला सिंह? इसलिए सरकार का फैसला जो कुछ होगा मालूम है, लिहाजा जितने दिन जीने के लिए मिल जाएं गनीमत है। क्या तुम्हारा ख्याल है हमें फांसी होगी? मेरा तो यही ख्याल है। अगर तुम्हारा ये ख्याल सही है तो मेरे लिए ये खुशखबरी है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि कल की बजाय आज ही ये फैसला हो जाए, इसलिए कि अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। नहीं, आपको बददिल नहीं होना चाहिए। जंग में तो ये होता ही रहता है, कभी पांसा सीधा पड़ता है, कभी उल्टा, कभी फतह होती है, कभी शिकस्त, कभी हम दुश्मन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी दुश्मन के हाथ हमें कैद होना पड़ता है। कोई नई बात तो नहीं है, बड़े बड़े बादशाहों के साथ ऐसा हो चुका है। और मुझे नहीं मालूम कि इतनी सी बात पर हिरासत में आकर किसी ने खुदकुशी कर ली हो या मरने की आरजू करने लगा हो। अजला सिंह, तुमने तो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। तुम हमारा मतलब नहीं समझे। मुमकिन है आपका मतलब समझ में ना आया हो, फिर आप ही समझा दीजिए। मुझे इस गिरफ्तारी की ना कोई परवाह है ना गम, लेकिन जिंदगी से कुछ उकता सा गया हूँ। मैं समझ गया सरकार। क्या समझे? आप अब आयशा से मायूस हो चुके हैं, वो अब आपको मिल नहीं सकती, इसीलिए जिंदगी से बेजार हैं। लेकिन मेरे सरकार, आयशा तो वहां भी आपके हाथ नहीं आ रही थी। अगर जयसिंह के दस्ता फौज ने हमें गिरफ्तार न कर लिया होता तो भी वो हाथ से गई थी। आप खुद भी उसे पहुंचाने जा रहे थे, तो जब वो किसी हालत में नहीं मिल सकती तो फिर उसके गम में जान देना कौन सी अक्लमंदी है? तुम ये बातें नहीं समझ सकते अजला सिंह, ये अहले दिल की बातें हैं, ये अहले दिल ही समझते हैं। तो फिर अब क्या होगा सरकार? मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बताओ। फरमाइए। राधा से तुम्हारी मुलाकात तो हो सकती है? कैसे हो सकती है सरकार? मैं यहाँ कैद हूँ, वो कसरे शाही में कैद है, भला कौन मिलने देगा उसे मुझसे? नहीं, तुम्हारी उसकी मुलाकात जरूर हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा। जरूर कीजिए। उससे मिलने और उसे देखने को जी बहुत चाह रहा है। ये 20 दिन इस तरह कटे हैं जैसे 20 बरस बीत गए हैं। ठीक कहते हो, वाकई ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। वो अगर जरा देर को भी आ जाए और मुझे उससे 2 बातें करने का मौका भी मिल जाए तो दिले बेकरार को बड़ा सुकून हासिल हो जाएगा। ये बातें हो रही थी कि दारोगाए मजलिस अंदर आया। उसका नाम गुलाम मुर्तजा खान, आदमी बाखलाक और शाइस्ता मिजाज था। उसने नीतो सिंह से पूछा, कहिए, आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है? नीतो सिंह ने जवाब दिया, हमारे साथ जो शरीफाना बर्ताव हो रहा है हम इसके ममनून हैं। हम जानते हैं हमें क्या सजा मिलेगी, लेकिन हैरत है कि इतने बड़े मुजरिम की इतनी शानदार पैमाने पर मेजबानी की जा रही है, जैसे वो कोई खताकार और गुनहगार नहीं, कोई बहुत मौजिज मेहमान है। गुलाम मुर्तजा खान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुजरिम हैं या नहीं, आपको सजा मिलेगी या नहीं, अगर मिलेगी तो वो क्या होगी और उसकी नौयत क्या होगी, इसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना मुमकिन नहीं। ये शहनशाह का काम है, वही फैसला करेंगे और उनका फैसला आखिरी और कतई होगा। नीतो सिंह ने जवाब दिया, आप बिल्कुल बजा और दुरुस्त फरमा रहे हैं। गुलाम मुर्तजा खान गोया हुआ, मैं आपकी मेजबानी के फराइज अदा करने पर मामूर हूँ। शहनशाह की ताकीद है कि आप लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। मेरा ख्याल है मैंने अपने फराइज के अदा करने में कोई कोताही नहीं की। बिल्कुल नहीं, हम आपके अखलाक और खातिरदारी के शुक्रगुजार हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो, कोई शिकायत हो तो बेतामुल फरमाइए, फौरन तामील इरशाद होगी। जरूरत की हर चीज मौजूद है, लिहाजा फरमाइश का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता ये मेरा रफीक अजला सिंह एक बात से बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है, अगर उसे रफा कर सकें तो बड़ा अच्छा हो, और इसके रफा करने में किसी तरह का हरज भी नहीं है। वो तकलीफ जरूर रफा कर दी जाएगी। हम लोगों के साथ एक रफीका हयात राधा भी गिरफ्तार हुई है। जी हाँ, और वो शहजादी ज़ैबुन्निसा के कोशक में उनके पास मुकीम है, बहुत आराम से है, और शहजादी उसे बहुत पसंद करने लगी है। बिल्कुल मुतमईन रहिए उसकी तरफ से। मुतमईन तो है, लेकिन ये अजला सिंह जी चाहते हैं दूसरे तीसरे रोज, यानी जब तक हमारी किस्मत का फैसला नहीं होता, जरा देर के लिए उसे यहाँ आने की इजाजत दे दी जाया करे, ताकि उससे कुछ बातचीत कर लिया करें। बदकिस्मती से वो सिर्फ इनकी रफीका हयात ही नहीं है, महबूबा भी है, इसलिए सारी रात अख्तर शुमारी में कटी है बेचारे की। गुलाम मुर्तजा खान हंसने लगा। उसने कहा, बहुत खूब, वो हर रोज थोड़ी देर के लिए आ जाया करेंगी। राना नीतो सिंह ने गोया अजला सिंह की तर्जुमानी करते हुए दरियाफ्त किया, तो फिर कब से शुरू होगा ये सिलसिला? गुलाम मुर्तजा खान ने फिर एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, ये तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात हुई। अजला सिंह जी तो मुंह में घुंघनियां डाले चुपचाप बैठे हैं, और आप हैं कि इनसे कहीं ज्यादा बेताब और बेकरार नजर आ रहे हैं। राना नीतो सिंह कुछ खफीफ सा हो गया, फिर उसने अजला सिंह की तरफ देखा और कहा, भाई, हम दरगुजरे तुम्हारी वकालत से, बख्शो हमें, तुम जानो और तुम्हारा काम। खान साहब ने बड़ी जबरदस्त चोट कर दी इस वक्त।
गुलाम मुर्तजा हंसता हुआ चला गया।